नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज अलीगढ़ में हूँ और अलीगढ़ में आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने कि अपने जीवन काल में लगभग 1000 से ज़्यादा डॉक्टर्स बना दिए हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सर के साथ हारमोनियम भी है, तमाम प्रकार के माइक्स हैं, लेकिन ये सर का संगीत प्रेम है। वास्तविकता में सर डॉक्टर हैं, एक ऐसे डॉक्टर जिन्होंने लगभग अब तक 500 से ज़्यादा MBBS और 500 से ही ज़्यादा अन्य डॉक्टर्स बना दिए हैं। तो सर से बात करते हैं और जानते हैं सर की जो जीवन काल है उसमें सर की क्या क्या संघर्ष रहा है, सर का क्या क्या संघर्ष रहा है और सर ने किस प्रकार से 1000 डॉक्टर्स भारत के लिए तैयार किए। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो सर प्रथम तो आप अपने पूर्व के जीवन के बारे में बताइए कि किस प्रकार से आप डॉक्टर बने और डॉक्टर से पूर्व आपने कैसे अपना जीवन जिया। सबसे पहले सभी देखने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह आपके सामने, और राहुल आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सर। वो लगभग 1990 का दशक था जब हमने 10वीं 12वीं की पढ़ाई पूरी की, और जैसा कि परिवार की उम्मीदें थी कि डॉक्टर बनने का बहुत क्रेज़ था समाज में, और आज भी है, पहले से ज़्यादा ही है, कोई कम नहीं है। तो उस रास्ते चले और मेडिकल प्रवेश परीक्षा उन दिनों CPMT के नाम से होती थी, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। तो सन 2000 में जो भी हमारी रैंक आई उससे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से हमने बैचलर ऑफ डेंटल एंड ओरल सर्जरी की डिग्री ली। और हमने महसूस किया कि उस समय सीट्स बहुत कम थीं, पाठ्यक्रम बहुत लंबा हुआ करता था और कई साल ड्रॉप करके हम लोग तैयारी किया करते थे। तो मुझे लगा कि जो कठिनाई हमने देखी हैं और अनुभव लिए हैं, इस कठिनाई को आगे आने वाली पीढ़ी जो विद्यार्थियों की, उसको कैसे कम किया जाए। तो फिर हम मेडिकल प्रवेश परीक्षा के प्रशिक्षण यानी कोचिंग देने के फील्ड में आए और अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी पार्ट टाइम पढ़ाने लगे। और फिर उसके बाद हमारा ये मुख्य एक शौक़ और पेशा बन गया, क्योंकि इसमें लगातार हम ऊपर बढ़ते गए और विद्यार्थियों और अभिभावकों का बहुत ही सहयोग मिलता रहा और सफलताएं आगे रहती अच्छी मिले, तो इसलिए इसी में हमको आगे नए रास्ते मिलते गए। और अब तक सही कहा आपने कि 1000 से भी ज़्यादा पिछले 22-23 सालों में हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी डॉक्टर बन चुके हैं, और कई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सेटल भी हो चुके हैं। यहाँ तक कि अति विशेषज्ञता डिग्री जो होती है MBBS के बाद MS MCH यहाँ तक पहुँच चुके हैं विद्यार्थी। मैं आपको बता दूं कि पूरे अलीगढ़ में सर सबसे ज़्यादा सीनियर इस समय टीचर हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि 1000 से ज़्यादा सर ने अब तक डॉक्टर्स बना दिए हैं, इंटरनेशनल डॉक्टर्स भी बन चुके हैं। सर जब आपने टीचिंग करने का सोचा तो सर क्या आपकी उम्मीदें रही थी टीचिंग को लेकर उस समय? मैंने बताया कि जो कठिनाई हमें हुई, तो वो कठिनाई कैसे कम की जाए, कि जो बहुत बड़ा सा सिलेबस उन दिनों हुआ करता था, ज़ूलॉजी, बॉटनी और कई तरह की किताबें होती थी, और प्रवेश परीक्षाएं सब अलग अलग होती थी। BHU अपना अलग कराता था, AFMC अलग, एम्स अलग, और उत्तर प्रदेश CPMT अलग हुआ करता था, MU का अलग होता था। तो सबके पैटर्न में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव भी होते थे, डिफरेंसेस होते थे। तो सिलेबस यानी पाठ्यक्रम काफ़ी लंबा हो जाता था। तो कई तरह की किताबें पढ़ करके हमें एक ऐसा कॉन्साइज नोट्स तैयार करना पड़ता था कि हम उसको लिखवाएं स्टूडेंट्स को और उसको एक्सप्लेन करें कि हर तरह के एग्ज़ाम में जो हर तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है, वो रेंज जो है ना, वो उसमें पूरी कवर हो जाए और स्टूडेंट्स को अपने आप किताबों में ना उलझना पड़े। ये हमारा पर्पज ऑफ टीचिंग हुआ करता था उन दिनों। सर अलीगढ़ में आप कब से रह रहे हैं? यहाँ मैं आया 2007 में। तो यहाँ किसी एक इंस्टीट्यूट ने ट्रांसफ़र करके मुझे भेजा था, और वहाँ मेरी लोकप्रियता इतनी अच्छी बढ़ी, आप जैसे विद्यार्थियों के बीच की बाकी इंस्टीट्यूट्स को भी मेरी लोकप्रियता की जानकारी हुई स्टूडेंट्स के ही माध्यम से। तो और लोगों ने ऑफ़र दे करके मुझे अपने साथ जोड़ लिया, और फिर काफ़ी अच्छा सफलता का कारवां लंबा बढ़ा और बहुत अच्छे अच्छे निकाले। सर कहा जाता है कि सर पहले तो आप ये बताइए कि आप जब 1990 में थे सर, तो आप UP बोर्ड के विद्यार्थी रहे थे या CBSE? देखिए, डेफिनेटली UP बोर्ड में थे।
और वो 1992 की परीक्षा बड़ी ऐतिहासिक मानी जाती है, जब उस समय स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक नकल अध्यादेश जारी किया था। जब पूरे उत्तर प्रदेश का रिजल्ट लगभग 13-14% ही आया था 10वीं का, तो उसमें हम अपने जनपद इलाहाबाद प्रयागराज जो नाम से जाना जाता था, उसमें हमारा दूसरा स्थान था। तो उन दिनों CBSE बोर्ड के स्कूल्स बहुत कम हुआ करते थे, बहुत रेयर हुआ करते थे। यूपी बोर्ड के कॉलेज ज़्यादा होते थे। फिर आगे हमने यूपी बोर्ड से ही 12th किया और फिर आगे मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी की। ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, लेकिन फिर CPMT में सिलेक्शन हो गए और बहुत एक रेपुटेड डिग्री बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, चूँकि बहुत कम हुआ करते थे उस समय, सिर्फ एक कॉलेज था किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, सिर्फ 51 सीट थी। तो जब कोई चीज़ बहुत कम होती है तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा हुआ करती थी। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि इन व्यावसायिक शिक्षा और डिग्री कोर्सेज के व्यावसायीकरण हो गए। जगह जगह जो है ना, जो जिनको कहते हैं प्राइवेट बिजनेसमैन, इनके कॉलेज खुल गए। तो उसके बाद जो परिणाम हुए, परिवर्तन हुए, आप देखते हैं। ज़्यादा मैं उसके बारे में क्या कहूँ। जी सर, एक होता है सर शिक्षा। लोग शिक्षा का माध्यम बनाते हैं उन्नति करने के लिए, लेकिन सर आजकल क्या है, शिक्षा का स्तर एक बिजनेस के रूप में बढ़ता जा रहा है। तो सर उसका क्या मुख्य कारण है कि शिक्षा को लोग बिजनेस से तोल रहे हैं? इसमें जो है ना, देखिए, जो मैं इस तरह से इंडायरेक्टली बात करूं, एक तो होता है ठगने वाला और एक ठगा जाने वाला। मैं क्षमा चाहूँगा कोई मुझसे अगर सहमत ना हो तो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो ठगा जा रहा है उसकी मैं ज़्यादा गलती मानता हूँ। कि जब आप एक छोटा सा जो है ना कोई चीज़, सब्जी खरीदते हो, फल खरीदते हो, उसको कितनी बार देखते हो कि भाई कहीं ये ख़राब तो नहीं है, ताज़ा है कि नहीं, बासी तो नहीं, सड़ा नहीं है। लेकिन जब आप बाकी चीज़ें जो है ना, शिक्षा जैसा जो कि जीवन का एक बहुत ही मूलभूत एक आधारशिला बनाता है, जब उसमें जाते हो तो आप क्यों नहीं जांच पड़ताल करते हो, क्यों नहीं सोचते हो, भीड़ के पीछे क्यों भागते हो? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ठगने वाले से ज़्यादा कहीं वो गुनहगार है जो ठगा जाता है, उसकी गलती है कि ठगने वाला उसे ठग रहा है। आज जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, नीट का पैटर्न है, इसमें जितनी ही कम ज़रूरत हुई इन एजुकेशन के बिजनेसमैन की, उतने ज़्यादा कस्टमर ज़्यादा बढ़ गए। आज जो है ना पाठ्यक्रम को बहुत कम कर दिया गया है और स्थिति ये है कि सारे मेडिकल कॉलेज के प्रवेश परीक्षाओं को ख़त्म करके एक कॉमन नीट के नाम से कर दिया गया है और पूरी तरह से डिसाइडेड है भाई कि ये फला किताब है, NCERT की पुस्तकें हैं और इसी पाठ्यक्रम पर आधारित हम सारे क्वेश्चन पूछेंगे नीट UG यानी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में। तो जब पता है कि इसी किताब से क्वेश्चन आने हैं, इसी किताब से तैयारी करनी है, तो स्टूडेंट्स क्यों नहीं इस बात को मानते? क्यों ऐसा सोचते हैं कि बहुत बड़े बड़े कारपोरेट कोचिंग इंस्टीट्यूट और अपना गांव, अपना शहर और अपना जो है ना, अपना यहाँ तक कि प्रांत छोड़ करके दूसरे प्रांत पलायन करके जो है ना लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं? सरासर गलत हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन का जवाब किताबों में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी जिन स्कूल से पढ़ रहे हैं 11th-12th में, 11th-12th की पढ़ाई के दौरान उनके शिक्षकों का और खुद उन बच्चों का और अभिभावकों का ये कर्तव्य बनता है कि 11वीं 12वीं की किताबों को खूब अच्छी तरीके से स्टूडेंट को अध्ययन करवाएं। उसके बाद डेफिनेटली उन किताबों में लिखी हुई जो बातें हैं उसकी कठिनाई को आसान बनाने के लिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छे टीचर की ज़रूरत है। लेकिन अब ये कहाँ से साबित होता है कि भाई अच्छा टीचर आपके प्रांत के बाहर ही कहीं बसता है? ये अच्छा टीचर कहीं दूसरी जगह मिलेगा? किसी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बसता है जिसका कि विज्ञापन कोई फिल्म स्टार कर रहा हो? हाँ, ये सब गलत है ना। तो कोई फिल्म स्टार बताएगा आपको फलाना कोचिंग में जाकर के पढ़ो, तो आप पढ़ोगे क्यों? अब सोचना है कि आपको पढ़ाएगा कौन, एक टीचर पढ़ाएगा या फिल्म स्टार पढ़ाएगा या बड़ा बड़ा विज्ञापन पढ़ाएगा जो आप देखते हो टीवी में, यूट्यूब में या सोशल मीडिया में या न्यूज़पेपर में बड़े बड़े ऐड। और इसमें जो करोड़ों का पैसा लगता है विज्ञापन में, वो कोई अपने घर से नहीं लाता है। जो आप फीस दे करके जमा कर रहे हो, आपकी फीस में उसका पैसा जो है ना वसूला जाता है बड़े बड़े विज्ञापनों का। तो बताइए आप कौन ठगा जा रहा है? जो ठगा जा रहा है वो खुद अपने आप को ठगा रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है। सर ज़्यादातर हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो ऐड की बात आ जाती है तो बड़े बड़े एड्स देखकर बाहर पढ़ाने के लिए भेज दिए जाते हैं। सर उस चीज़ से कैसे बचा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जी बाहर ना भेजकर अपनी किताबों से ही कुछ ना कुछ करें और जो स्टूडेंट हैं उनको बताएं? उस चीज़ से सर किस प्रकार से बचा जाए? बिल्कुल सीधा जवाब। सबसे पहले जब 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हो बच्चे, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल और मैनेजमेंट हैं वो अपने टीचर को इस बात के लिए प्रेरित करें कि उन किताबों को खुद रातों दिन पढ़ें, उसके कंटेंट्स को तैयार करें, विद्यार्थी को पढ़ाएं। नंबर 1 स्कूल एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2 स्कूल एजुकेशन के बाद जब वो कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए आता है तो आप देखिए कि आप जिस भी गाँव में हो उसके सबसे नज़दीकी शहर कौन सा है। अपने प्रांत उत्तर प्रदेश के ही बहुत सारे शहरों में बहुत अच्छे से टीचर मौजूद हैं।
तो आप सबसे नज़दीकी शहर में देखिए कि सबसे अच्छे टीचर किसी इंस्टीट्यूट में मिल जाएंगे। तो इंस्टीट्यूट के विज्ञापन पे नहीं, वहाँ पर पढ़ाने वाला टीचर कौन है, उस टीचर की अपनी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका तजुर्बा कितना है, इस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े विज्ञापन से कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। सर जैसा कि आप भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट रहे हैं, मैं भी यूपी बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ सर, कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को नीट जैसे एग्जाम में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है सर, किस प्रकार से एक उत्तर प्रदेश बोर्ड वाले स्टूडेंट को इन प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए और किस प्रकार से नीट की तैयारी करनी चाहिए? देखिए राहुल जी, पहली बात है कि ये बोर्ड की बात नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि सीबीएसई बोर्ड वाले को परेशानी नहीं है। हर वो विद्यार्थी जो 9, 10th, 11, 12th में अपना एक जो है ना, जो बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन है कमज़ोर लेकर के आया, उसको तैयारी करने में दिक्कत होगी, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो। तो सबसे पहली बात ध्यान दें कि स्कूलिंग में जब बच्चा है, जैसे एक छोटा सा पौधा होता है, आप उसको शुरू से जितना अच्छा पानी देंगे या न्यूट्रिशन देंगे उतना अच्छा वो ग्रो करता है। तो ऐसे ही बच्चा जब बच्चा है 9, 10th में है, तो उसी समय से ध्यान दीजिए कि उसकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में जाए। 9, 10th, 11, 12th अगर टीचर ने अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है, और अच्छी तरह से पढ़ाने क्या मतलब है कि आप किताबों को देखिए, किताबों का कंटेंट क्या है कुछ और पढ़ा आप कुछ रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो यहाँ तो गलत करते हैं ना। तो पहले स्कूल का मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ये टीचर को बताएं कि जो किताबों में लिखा है आप पढ़ करके वो पढ़ाइए। स्टूडेंट डेफिनेटली स्ट्रांग होगा, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो। क्यों? क्योंकि सिलेबस सबका कॉमन कर दिया गया है, एनसीईआरटी की पुस्तकें। तो अब तो बोर्ड का भेदभाव वैसे भी भूल जाना चाहिए, है कि नहीं? जी सर। स्कूलिंग के बाद फिर अगली बात ये कि जो स्पेशलिस्ट एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग देने वाले, तो वो टीचर कहाँ सबसे अच्छे हैं? आपके सबसे नज़दीकी शहर में, क्योंकि नज़दीकी शहर में रहेंगे तो गार्जियन के लगातार टच में रहेगा बच्चा। वो ठीक से खा पी रहा, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है, ये सब लगातार गार्जियन देखे रहेंगे ना, तो उसके तो और अच्छी तैयारी होगी और अच्छा भला होगा। आप नहीं जानते किसी दूसरे स्टेट में जो लाखों की संख्या में भीड़ भाग के जा रही है, कितने विद्यार्थियों की दुर्घटना हुई, आपने सुना होगा, आत्महत्या की है। सुना है कि नहीं सुना है? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। क्यों हो रहा है? क्यों जाने दिए अपने बच्चों को इतना दूर? क्या आपके गांव के पास शहर में सारे बेवकूफ टीचर बैठे हुए हैं? सब बहुत अच्छे टीचर हैं जी। तो आप जब इतने बड़े बड़े विद्वानों को छोड़ करके भागेंगे दूर के ढोल की तरफ, तो फिर ये तो आपकी गलती है ना। ऐसा नहीं किसी शहर में टीचरों की कमी है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे नज़दीकी शहरों में जी। सर ये अब शिक्षा की बात हुई सर, अब आप अलीगढ़ रह रहे हैं सर, इतने समय से रह रहे हैं, आपको सर अलीगढ़ में कितना बह चुके हैं सर, कितना आपको रस आता है अलीगढ़ में रहने का? क्या देखिए, बहुत बड़े बड़े शहरों में, एक तो प्रयागराज जैसे जो है ना बड़े शहर में जन्म हुआ, बचपन बीता। उसके बाद लखनऊ जैसे नवाबों राजाओं के शहर में, जहाँ की अवध की शाम बहुत फेमस, वहाँ पर पढ़ाई की किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से। तो उन शहरों से देखें तो अलीगढ़ शहर जो है ना काफ़ी छोटा लेकिन बहुत सुविधाजनक लगता है जी। अभी आज मुझे जो है ना अलीगढ़ इस मामले में बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर जीवनचर्या बहुत आसान है। कहीं भी हमें जाना है, कहीं भी काम करना है, आपसे मिलना है, बहुत आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े शहरों में जब हम रह करके आए तो एक दोस्त का दूसरे दोस्त से मिलने में, सोचने में भी हिम्मत जो है ना बांधनी पड़ती, यार कितनी मुश्किल जाएंगे, कहाँ फंस जाएंगे। हाँ, थोड़ी सी कमी लगती है कि भाई यहाँ पर कोई ऐसी सुविधाएं, साधन नहीं कि बच्चों को ले जाकर किसी बड़े पर्यटन स्थल पर बैठ जाएं या कोई बहुत बड़ा पार्क है। इन सब चीज़ों की कमी है, लेकिन ओवरऑल बहुत सुविधाजनक शहर है और पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा है। सर जैसा कि प्रयागराज में सर माँ गंगा हैं, आपके अलीगढ़ के पास में भी माँ गंगा है सर, कभी जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए सर? देखिए, क्योंकि पुरानी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का एक हिस्सा है, ट्रेडिशन है, तो उसका मन पे कुछ अच्छा असर पड़ता है, तो ज़रूर जब भी मौका मिलता है तो जाते हैं। हाँ, लेकिन पारंपरिक और रीति रिवाज के तौर पे। अब सर बात आती है संगीत की। संगीत का शौक सर आपको कब से है? संगीत का शौक बहुत बचपन से है। जब बहुत छोटे से थे तभी अगर कहीं उन दिनों जो है ना वो ग्रामोफोन लाउड स्पीकर लगा करता था, अगर कहीं गाँव बनता था तो जा कर के उसके पास खड़े हो जाते थे और बड़े मन लगा करके सुनते थे। कहीं बाजा बज रहा है, कोई गीत गा रहा है, कुछ कार्यक्रम हो रहा है, तो हमारा बचपन से जो आकर्षण था वो सबको पता चल जाता था कि ये बालक बहुत संगीत प्रेमी है। और फिर गाँव में भी कोई कहता कि चलो गाना गा के सुनाओ, तो कुछ गाते और कुछ ना कुछ इनाम मिल जाता, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना उस समय। तो ये बहुत बचपन से शौक रहा। तो सर का यदि आप कमरा देखेंगे तो जो रूम है सर ने ऐसा सजा रखा है मानो कि एक अलग ही दुनिया में हम आ गए हों। सब संगीत में माहौल सर ने एक मेडिटेशन के रूप में अपने संगीत को बना रखा है। तो सर आपके फेवरेट सिंगर कौन से हैं? मुकेश जी और मोहम्मद रफ़ी साहब। तो सर
एक जो एकाध उनका जो गाना हो सर आपके द्वारा यदि हो जाए तो और अच्छा रहेगा हमारे चैनल के माध्यम बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो सुनाएंगे ही। इस अपने एक कमरे को हमने एक म्यूजिक स्टूडियो जैसा बना रखा है कि कभी भी हम और हमारे दोस्त जो थके हुए हों, तमाम जीवन की भाग दौड़ से तनाव में हों, तो तनाव को कम करने का एक बहुत बेहतरीन जरिया होता है संगीत। और बड़े अच्छे विद्वान ने लिखा है कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम, रागी ने सुनाया रागी के, रोगी को मिले आराम। तो हम आध्यात्मिक तौर पे भी देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में मुरली नज़र आती है कि 32 राग रागनियों का समावेश भगवान श्री कृष्ण की मुरली में है। माता सरस्वती वीणा के साथ नजर आती हैं। नारद जी नारायण नारायण बोलते हुए जिन लोक में जाते हैं तो उनके हाथ में एक तानपुरा होता है। शिव शंकर जी के हाथ में डमरू। तो गीत संगीत तो हमारे जो है ना आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम एक विशुद्ध संगीत को आध्यात्म से जुड़ने का भी तरीका मानते हैं। बशर्ते संगीत अच्छे रूप का होना चाहिए, उसमें अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, जिसको कि आराम से मंत्रमुग्ध होकर के सुना जा सके। संगीत सिर्फ वो नहीं है जिसके तेज आवाज़ में नाचा जाए, संगीत वो है जिसको सुन करके थका हुआ और दुखी दिमाग भी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो उठे। और देखिए पुराने गीतकार भी ऐसे थे कि ऐसी सी बातें लिखते थे कि एक इंसान को आम जीवन में भी समस्याओं से लड़ने की ताकत देती थी और एक जिंदगी जीने का फलसफा भी सिखाती थी। पुराने गीतकारों की जो पंक्तियां होती थी, सिर्फ ये नहीं कि आप उसको लगा करके तेज आवाज में नाचें। जैसे कुछ एक पंक्तियां मैं आपको बताऊं कि गीतकार कहते हैं कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। सुना है आपने किशोरदा गाते हैं। तो ये एक युवक को हिम्मत देती हैं कि जिंदगी में इस तरह की समस्याएं तो जरा पार्ट हैं, आप आगे बढ़ते रहिए, साहस देते हैं। फिर एक गीतकार शायद आनंद बख्शी जी लिखते हैं कि ज़माने वालों किताबे गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो, अगर जीना है ज़माने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। तो इस तरह की बातें। फिर कोई लिखते हैं कि न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। आपको नहीं लगता कि ये था कि ये विशुद्ध संगीत जो था और इतने बड़े बड़े उस्तादों की लेखनी से वो गीत लिखे जाते थे जो इंसान को मनोरंजन से ऊपर उठ करके कहें जिंदगी जीने का फलसफा भी सिखाते थे। लेकिन सर आजकल तो अलग ही संगीत को अलग ही लेवल पर ले जाया जा रहा है। वो संगीत अब वो नजर नहीं आता कि आदमी अपनी जिंदगी से जोड़कर देखे। तो आप किसी गलत चीज को सपोर्ट क्यों करते हैं भाई? जैसे हम नहीं करते वैसे आप न करिए, युवा पीढ़ी न करे। अपने आप ही जो बुरे रूपों में जा रहा है संगीत वो फ्लॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छाई को सपोर्ट करिए, बुराई का विरोध करिए, चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो, संगीत हो चाहे शिक्षा हो। मैंने दोनों ही क्षेत्रों में अपनी टिप्पणी कर दी। बाकी देखने सुनने वालों की मर्जी को मुझसे कितना सहमत है कितना असहमत है।